नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पंजीकरण जांच केंद्र पर सुनी लोगों की समस्याएं। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी। जनपद उधम सिंह नगर जिले में भी पशु चिकित्सा विभाग एक्टिव मोड में आया नजर। पक्षियों के सैंपल लेना शुरू। नगर निगम देहरादून का कचरा निस्तारण के लिए अहम कदम। शहर से दूर शिफ्ट होगा शीशबाड़ा प्लांट। लोगों की सेहत पर्यावरण में होगा सुधार। कोतवाली रोड की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद की 5 बाइक। गिरफ्तार आरोपी के पास नहीं मिले दस्तावेज। और अल्मोड़ा के खेतों में लगी आग, गर्मी बढ़ने का असर। 6 से ज्यादा पानी के टैंकर से पाया काबू। उधर चक्राता में शख्स को जंगल में आग लगाते पकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रदेश के सभी नगर निकायों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी क्रम में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी 29 नगर निकायों की समीक्षा बैठक की। शहरी विकास निदेशालय में समीक्षा बैठक के इस दौरान नगर निकायों के अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े। शहरी विकास मंत्री ने कई निर्देश दिए हैं कि चारों धामों में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रदेश के सभी नगर निकायों में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। हमारे चार धाम यात्रा मार्ग पे जितने भी निकाय थे, पहले से भी उनको निर्देश दिए गए थे कि वहाँ साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, इस पे वो मुकम्मल व्यवस्था करके रखें। लेकिन आज उसकी समीक्षा के दौरान मुझे इस बात की खुशी है कि 29 निकाय हैं जो इस चार धाम यात्रा मार्ग पे हैं। सभी में सभी हमारे अधिकारी जितने भी हैं, कर्मचारी जितने भी हैं, बहुत मुस्तैद हैं। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि हमने बिंदुवार उनसे चर्चा की है। और जिस बिंदु पे चर्चा की है तो एक दो निकाय में थोड़ा सा ये आ रहा था कि वो, मैंने जैसे पिछली बार कहा कि आप 3 टाइम सफाई करेंगे, तो 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट में एक दो निकाय शायद 2 बार करे थे। अभी उनको निर्देश किया गया है कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में वो सफाई करेंगे। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज नैनवाल पाली में 2010 से 2011 में सल्ट विधायक स्वर्गवासी सुरेंद्र सिंह जीना ने विधायक निधि से इंटर कॉलेज नैनवाल पाली में खेल मैदान बनाया था। लेकिन बरसात के समय खेल मैदान में भूस्खलन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे छात्र छात्राओं में पहाड़ धंसने का खतरा बना रहता है। और हर बरसात में यही स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे छात्र छात्राओं को खेल प्रतियोगिता करने दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 2010 में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना विधायक साहब के उससे बनाया गया था। और ये खेलने के लिए बच्चों के लिए यानी क्या है, एक तो इसका कटाव हो रहा है बरखा के दिनों में, और ये फील्ड में सारे गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, बच्चों को खेलने में असुविधा होती है। थोड़ा इस तरफ प्रशासन गौर करे और इधर से कोई दीवार दे दे या इस, और ये बहुत ज्यादा मतलब पानी पानी हो जाता है मतलब, और ये बह के कटाव ज्यादा हो जा रहा है इसमें, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है बच्चों को खेलने कूदने के लिए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम दर्शन को पहुंच रहे अप्रत्याशित तीर्थयात्रियों की भीड़ के आने से अव्यवस्था हो गई है। बिना पंजीकरण और यात्री पंजीकरण 1 सप्ताह और उससे ज्यादा दिन बाद होने के वजह से यात्रा के प्रथम सप्ताह में पहुंचने से दिक्कत आ गई है। और इतना ही नहीं, कुछ तीर्थयात्रियों के पास फर्जी पंजीकरण मिलने से परेशानियां भी बढ़ गई है। आज हम चार धाम यात्रा के लिए हमने 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था 9 तारीख को, और हमारा ये 15 का एक शेड्यूल आया और एक आया 25 को। तो हमने तो यात्रा 15 तारीख को चालू कर दी। अब यहाँ पे हम 16-17 का आएगा तो हमारी गलती थोड़ी है इसमें। जैसे एक शेड्यूल हमारे एक मित्र का आया 16 तारीख को और 19 तारीख को, 2 ठो उसको दिया।
तो हम कैसे करेंगे भाई? 4 लोग उस गाड़ी में, हम एक ही गाड़ी में 2-2 लोगों को अलग अलग ले जाते, और हमने होटल बुक कर लिया, हमारा टैक्सी वाला पूरा पैसा ले लिया। अब हम इस परेशानी में हैं, तो मैं आदरणीय पत्रकार महोदय और सभी सजग यात्रियों से अनुरोध करूंगा कि प्रशासन में हम जरूर सहयोग करें, और सुरक्षा की व्यवस्था के कारण आप लोगों ने भी बहुत सारे नियम कानून में बदलाव किया है, मगर इससे यात्रियों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, और शासन इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे। देखिए, इसमें हमारी सरकार की क्लियर कट निर्देश हैं। चारधाम यात्रा में वही जाएगा जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा जो ऑफलाइन में आ रहे हैं, या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, या फिर कोई नकली रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, उनको तो हम बड़ा क्लियर हैं, उत्तरकाशी में नहीं जाने देंगे। हमारी जो बैरिकेडिंग पॉइंट है दोवाटा है, जहाँ हमारा वेरिफिकेशन होता है, और वहाँ हमारा हिना में है, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक भी ना ले जाएं, डमटाम से उनको वापस करें। जैसा कि मैंने बताया, उत्तरकाशी पुलिस जो है सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और ये जो रजिस्ट्रेशन से चले, और जो अभी आज जो निरीक्षण में पाया गया कि ऐसे कई सारे जो यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के भी आए हैं, और या फिर जिनका जो रजिस्ट्रेशन का कागज है वो फेक लग रहा है जब स्कैन किया गया, तो ऐसे जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो टूर ऑपरेटर होगा या ड्राइवर, उनके खिलाफ हम जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सभी जो यात्री जो दूर दराज के क्षेत्र से आ रहा है, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप यात्रा अपने चालू करने से पहले अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको चेक कर लिया जाए कि आप जिस दिन यात्रा कर रहे हैं, जिस धाम की, क्या हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में भारतीय किसान यूनियन तोमर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन तोमर की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष अंजुम ने आरोप लगाया कि वो पिछले 4 महीने से एचआरडीए कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो मंगलौर के मोहल्ला किला की निवासी हैं, जहां उनकी पुश्तैनी बेशकीमती जमीन है जिस पर उसके देवर का कब्जा है, और अब देवर ने एचआरडीए के अधिकारियों से साठगांठ का निर्माण शुरू कर दिया। वहीं इस पूरे मामले से जॉइंट मजिस्ट्रेट को अवगत करवाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। ये मेरे पति हैं, वहाँ पर हमारा घर है, और वहाँ पे ससुराल में जो है मेरे देवर ने मंगलौर किला निकट पानी की टंकी ससुर का एक्सपायर हो चुके हैं, और देवर ने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और निर्माण लगा दिया। जब हमारा आपसी विवाद है तो उस पे जब निर्माण लगा, मैंने एचआरडी को सूचना दी, इन्होंने निर्माण बंद करा दिया, फिर वो निर्माण खोल दिया गया बिना पेपरों के आधार पे। मैं उसकी फाइल मांग रही हूँ सर संजीव अग्रवाल से, 3 माह हो गए हैं, मुझे फाइल नहीं दी गई। कुछ इश्यू लेके कंप्लेंट लेके आए थे कि कोई अनाधिकृत निर्माण हुआ था, तो अभी जेई द्वारा जो बताया गया है कि उसमें नक्शा पास करा लिया गया है, बट फिर भी इनके एलिगेशन थे नजूल भूमि के संबंध में, तो मैंने जेई से फाइल मंगा ली है, और जो भी उसमें अगर वहाँ पे देखेंगे कि हमारे नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई होगी तो हम जरूर जो भी इनके कंसर्न्स उनको एज पर रूल्स एड्रेस करेंगे। मेरा एक ये है कि एचआरडीए यहाँ पे जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका हमारा उद्देश्य है कि वो प्लान तरीके से हो। हम लोग डेवलपमेंट वर्क्स भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे, चाहे वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है कमर्शियल, और जहाँ भी हमें प्रॉपरली जो रूल्स हमारे हैं उसके हिसाब से ही हो। तो अगर कोई यहाँ पे हमारे नाम के द्वारा यूज करके उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते, तो मेरी सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसे तरह से हमें कंप्लेंट्स देते। अगर हमारे विभाग का कोई भी हो, चाहे वो हमारे टीएस हो, चाहे वो जेई हो, या कोई भी कर्मचारी हो, और वो अगर इसमें कोई गलत तरीके से किसी और को अब्यूज करता है या गलत फायदा उठाने की ट्राई करता है, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर डायरेक्टली कंप्लेंट हमें दें। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 3 दिन से लापता चल रहे अपर सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून की सकुशल बरामदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सहायक अभियंता का किसी साजिश के तहत अपहरण किया गया है। सहायक अभियंता की अंतिम लोकेशन डुंडा के एक निजी होटल में मिली, तब से वो गायब चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे बालक को घर से उठा करके अपने साथ लेकर के डुंडा में राजदीप परमार और उसका भाई ये कह के लोग गए थे कि भाई हम इसको बाजार जा रहे हैं, और सीधा उठा के उसको डुंडा ले आए। वो अपने घर के ही कपड़ों में आ रखा है, यानी आ रखा है, और शाम को 12 तारीख शाम को लाए थे। 12 तारीख शाम को 8 बजे उसका फोन डेड हो गया था।
तब से लेके अभी तक उसका हमारे साथ में कोई संपर्क नहीं है। चक्राता तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी को राजस्व पुलिस द्वारा कालसी क्षेत्र के हरिपुर कोठी रोड से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को चक्राता तहसील क्षेत्र की 9वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें नाबालिग के परिजनों ने आरोपी युवक पर बेटी को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। तहरीर में बताया कि युवक ने उनकी बेटी का अश्लील वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। राजस्व पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, जिसके बाद बुधवार देर शाम को कालसी क्षेत्र में कोटी रोड हरिपुर के पास से गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। देखिए, अभी 2 दिन पूर्व एक आपराधिक घटना तहसील चक्राता के अंतर्गत एक शिकायती पत्र के आधार पर प्राप्त हुई थी। उसका विवरण प्राप्त हुआ था, जिसमें जांच के उपरांत जो है धारा 376, 506 आईपीसी के साथ साथ पॉस्को एक्ट का एक अपराध राजस्व पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया गया और इसके बाद प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार उसको नियमित पुलिस को हस्तांतरित किया जा चुका है और साथ ही जो इसमें अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। सर, जेल भेजा गया? जी, जेल भेज दिया गया। देखिए, अभी 2 दिन पूर्व एक आपराधिक घटना तहसील चक्राता के अंतर्गत एक शिकायती पत्र के आधार पर प्राप्त हुई थी। उसका विवरण प्राप्त हुआ था, जिसमें जांच के उपरांत जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर जायजा लिया, बड़कोट में स्थलीय निरीक्षण भी किया। सीएम ने यात्रा की व्यवस्थाओं को देखा। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़कोट में बने पंजीकरण जांच केंद्र पर पहुंची और यात्रियों की समस्याएं सुनी। चारधाम यात्रा में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए एक बार फिर वीआईपी दर्शनों पर प्रतिबंध किया गया। पहले 15 दिनों के लिए वीआईपी दर्शनों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब 7 दिन के लिए और ये बढ़ा दी गई है। यानी पहले 25 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं हो सकते थे, लेकिन अब 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही वीआईपी लोगों से भी अपील की गई है कि वो अगले कुछ दिन तक अपनी यात्रा को होल्ड करें। 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। गर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी है। अल्मोड़ा के स्यालदे विकास खंड के तल्ला भाकुड़ा नगर गांव के नाप खेतों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए यहां से वहां दौड़ते रहे, लेकिन विकराल आग के सामने किसी की एक न चली। तेज हवाओं ने आग को और विकराल कर दिया। कुछ ही देर में जंगल की आग गांव तक पहुंच गई। आग की घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। विकराल वनाग्नि ने आबादी क्षेत्र में पहुंचकर 35 से ज्यादा घास के लुटे जलाकर राख कर दिए। 6 से ज्यादा टैंकर से आग बुझाई गई। तल्ला भाकुड़ा में आग की सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। उप वन क्षेत्राधिकारी जीत सिंह रावत ने बताया कि गांव के नीचे नाप खेतों में झाड़ियां जलाई गई है। संभवतः यहीं से आग जंगल में फैली और यहां तक पहुंच गई। आज ग्राम सभा भाकुड़ा के नगर गांव से दूरभाष में सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामवासियों द्वारा अपने खेतों में अड़ाल जलाया गया, जिससे अड़ाल से आग फट के नाप भूमि में चलेगी और विकराल रूप लेते हुए नगर गांव के समीप पहुंची। हम वन विभाग की टीम को साथ लेके आग बुझाने गए। आग से ग्रामवासी के 18 लोटे घास के जले, वह गौशाले तक आसपास थोड़ा बहुत घास जली, जिसे हमारी टीम और गांव के सहयोग से 3.5 घंटे में काबू किया गया। घास के लूटों के अंदर अभी भी आग बनी है, जो धुआं से निकल रहा है, जिसमें श्री हरसिंह जी द्वारा अपने टैंकर से पानी मंगाया गया है और पानी आने के बाद घास के लूटों में डाला जाएगा, जिससे पूरी तरह आग पर काबू पा लिया जाए।
और खबर की उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया, जबकि राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल न किए जाने पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी आलोचना की है कि वन विभाग के अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी में क्यों लगाया गया। कोर्ट ने उत्तराखंड की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों की आग सरकार और वन विभाग दोनों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और राज्य की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। पूरे फायर सीजन की बात करें तो अब तक 1068 वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें 1442 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। साथ ही इन वनाग्नि की घटनाओं में राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान भी हुआ है। अब तक वनाग्नि में 4 घायल 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जंगलों की आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि राज्य को सेना और एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी थी। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना की माने तो राज्य सरकार शुरू से ही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर ढीला रवैया अपनाते हुए आई है। यहाँ तक कि सूर्यकांत धस्माना ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पर ताला लगाने तक की बात कही। इसके साथ ही कोई ठोस कार्य योजना न होने के चलते राज्य के जंगलों में लगी आग से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। अगर इस मामले में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है तो सबसे पहले सरकार को राज्य आपदा प्रबंधन के सचिव को नोटिस देना चाहिए। वनाग्नि के मामले में कांग्रेस के जो आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहर लगा दी। हमने कहा था वनाग्नि के मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इसको तत्काल ताला लगा देना चाहिए, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए जो अधिकारी इसके हैं। आप आपदा प्रबंधन के लिए, वनाग्नि के लिए जो केंद्र से पैसा मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप झाड़ू से आग बुझा रहे हैं, आप आग बुझाने के उपकरण नहीं खरीद पा रहे, पैसा आपके पास है, क्यों नहीं आपने पैसा खर्च किया? चीफ सेक्रेटरी को अगर आज इस नोटिस मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की माने तो राज्य में वनाग्नि के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव को बुलाया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि चुनाव के दौरान ही फॉरेस्ट फायर की घटना ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में अगर वन विभाग के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगी थी तो उसके पीछे भी चुनाव आयोग के निर्देश थे। ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, इसमें सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार ने तो पहले ही एक पत्र लिख करके चुनाव आयोग को ये इंकित कर दिया था कि प्रदेश के जो हमारे वन अधिकारी है या कर्मचारी है उनको जो है आजाद छोड़ा जाए, लेकिन अगर वो चुनाव अधिकारियों के ऊपर होता है कि वो किसकी ड्यूटी कहाँ लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो चुनाव आयोग जवाब देंगे, इसमें सरकार का कहीं तक भी कोई रोल नहीं है। वनाग्नि को लेकर प्रदेश में खूब सियासत हुई। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में वन विभाग में जो आंकड़े जारी किए उसे देखते हुए लगता है कि राज्य में वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट वनाग्नि के मामलों में गंभीर दिखाई दे रहा है, लेकिन आम चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी के लिए फील्ड कर्मचारियों को लगाए जाने का मामला वन विभाग के कर्मचारियों की जुबान पर है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। रुड़की के नारसन क्षेत्र के गांव गधोरोना में आंगनवाड़ी केंद्र 7 पर अव्यवस्थाओं के चलते वहां पढ़ने वाले बच्चों को बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि 750 रुपए प्रतिमाह किराया लेने के बावजूद बच्चों को किसान के घर में बिठाया जाता है। साथ ही खाने की व्यवस्था को लेकर भी आंगनवाड़ी संचालिकाएं खरी नहीं उतर रही हैं, क्योंकि केंद्र पर सप्ताह का मेन्यू भी नहीं लगाया हुआ है और बच्चों को मात्र दलिया और खिचड़ी ही परोसी जा रही है। इस पूरे मामले में जब आंगनवाड़ी संचालिका से पूछा गया तो उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि क्षेत्र के सीडीपीओ का कहना है कि मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। कह रहे हैं कि किसी केंद्र में बच्चे कम थे, तो हो सकता है गर्मी की वजह से या किसी कारण से ना आए हों। बाकी अगर कहीं कोई शिकायत है, जैसे कि साफ सफाई का किसी भी, तो उसमें क्षेत्रीय सुपरवाइजर से उन्हें जांच कराएंगे कि भाई थोड़ा साफ सफाई का, आजकल गर्मी का मौसम है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कई चीज़ें होती हैं, पानी टाइम से पिलाएं, बच्चों की साफ सफाई हो, खाना हल्का फुल्का खाना जो भी केंद्र में मिलता है वो टाइम से मिलता रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे केंद्र में चलती रहती है। अगर कहीं इस तरह की शिकायत है तो
संबंधित क्षेत्र सुपरवाइजर को हम निर्देशित करेंगे, उनसे जांच कराएंगे, कोई कमी होगी, कहीं दोषी पाया जाएगा तो सोमवार को देते हैं नमकीन जवे, और सेकंड ट्यूसडे में देते हैं वो क्या नाम हलवा, बुधवार में हलवा है, सेकंड में है मंगलवार में खिचड़ी, और बृहस्पतिवार में दाल चावल हो गए, शुक्र में पराठा हो गया, वो वाला मीठा पराठा होता नहीं ये वो, तो शनिवार में आपको बच्चों को राशन बनाने के लिए? सर हम तो अपने आप ही लेते हैं, इसका बिल कौन दुकान से हम ही देते हैं सर। आपको कहाँ से आता है? सर वही देते हैं हमें, दुकान वाले भी। कितना एक बच्चे के डोज का कितना पैसा मिलता है? 7 रुपए। रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीते दिवस एमकॉम फॉर सेमेस्टर का पेपर होना था और छात्र छात्राएं इस पेपर की तैयारी के लिए कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन जब प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया तो ये पेपर सेकेंड सेमेस्टर का दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्राओं का भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ लगातार होता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस तरह की खामियां की गई तो छात्र पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। होने वाली जो परीक्षा थी कल शाम के दुस्ते वाली में जो परीक्षा होनी थी वो एमकॉम की 4 सेम की, उसमें क्या है कि क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया है उसमें, और बच्चे बहुत ही मतलब परेशान हुए उस चीज़ से क्योंकि वो 4 सेम का पढ़ के आए थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चल रही है जिसकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महासंघ के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे हमने कुलपति महोदय जी का पुतला फूंका। अगर ऐसी कोई भी समस्या आगे भविष्य में आती है तो इसका हम पूरा तरीके से विरोध करेंगे। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। गर्मी के मौसम में जहां एक और इस गर्मी के कारण आम जनता का जीना मुश्किल हो जाता था, तो वहीं विद्युत कटौती के दौरान नगर की पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो जाती थी, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन अब बिजली कटौती के दौरान रामनगर की जनता को पानी जैसी मूलभूत समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा और विद्युत कटौती के दौरान रामनगर के पेयजल प्लांट को बिजली की इस कटौती से मुक्त किया जाएगा। इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ डीएस निखुरपा ने पूरी जानकारी दी। क्या था, पूर्व में जब कंट्रोल द्वारा कटौती की जाती थी तो उसमें हमारा जो रामनगर शहर की जो लाइन है उससे जुड़ा हुआ था ये लखनपुर फीडर से, तो उससे क्या होता था उसकी विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो जाती थी उसके रोशनी के साथ। तो उसी का समाधान के लिए हमने एक बीच में जल संस्थान के साथ एक मीटिंग रख के हल निकाला कि अगर इसके लिए एक अलग फीडर बन जाए, अगर वो हमें पैसे देते हैं तो विद्युत कटौती के समय कम से कम उसको हम जो है मुक्त रख सकते हैं, जिससे कि पानी की व्यवस्था जो है बराबर चलती रहे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।